हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। हमारे पास क्या है, एक वर्ग है जिसकी 1 सेंटीमीटर भुजाई ये है और 1 सेंटीमीटर भुजाई ये है। ऐसे कितने वर्ग है हमारे पास? 48 छोटे छोटे वर्ग है। इनको हमें इस तरह से व्यवस्थित करना है। 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या है? क्षेत्रफल। चाहे वो वर्ग में हम व्यवस्थित करें या फिर हम आयत में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले हम यहाँ 48 के फैक्टर करेंगे। ये देखिए किस किस की टेबल में आता है, किससे डिवाइड होता है। ये 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी, 4 से भी, 5 से नहीं होता, 6 से होगा, 8 से होगा, फिर 12 से होगा, फिर 16 से होगा, फिर 24 से होगा और फिर 48 से होगा। तो ये इनके फैक्टर हो गए, इनसे ये डिवाइड हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको व्यवस्थित करेंगे। तो हम वर्ग में व्यवस्थित नहीं कर सकते क्योंकि वर्ग की जो चारों साइड है वो सेम होती है और इस प्रकार से हम व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे कि उसका क्षेत्रफल कितना हो, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसको किस में व्यवस्थित करेंगे? आयत में। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 1 लेंगे और 48 लेंगे। तो 48 हो गई हमारी लंबाई और 1 हो गई हमारी चौड़ाई। 48 को 1 से हम गुणा करेंगे तो ये हो गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। इसके बाद देखिए लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो उसके बाद हम लेंगे 2 और 24। तो 24 हो गई लेंथ और 2 हो गई हमारी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई। तो 24 2 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। 48 सेंटीमीटर स्क्वायर ही लाना है हमें, इसी प्रकार से व्यवस्थित करना है। उसके बाद हम लेंगे 3 और 16 और 3, ये 16 तीवी 48। फिर उसके बाद हम लेंगे 4 और 12। तो 12 और 4 चौड़ाई, 12 चौक 48, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। फिर 6 और 8, तो 8 और 6, 8 6 48, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम कितनी प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड नंबर का ऑप्शन, कि हम इसको 5 तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं ताकि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना आए, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। ये पंक्ति है एक, इस पंक्ति में खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? तो यहाँ पर मान लो रूही है, कौन है? रूही। और इसका कौन सा स्थान है? 19वां। तो हमें बताना क्या है, कुल कितने छात्र है उस कक्षा में। तो रूही 19वें पे है तो 18 तक तो यहाँ होंगे, नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 18 तक। और 19वां नंबर ऊपर से भी है तो 18वां इसके जस्ट ऊपर होगा। और उसके बाद 17 16 15 और 1 से लेके 18 तक। तो 18 तो यहाँ तक हो गए और ये 18 ही नीचे वाले हो गए। तो 18 + 18 और 1 ये रूही है 19वीं, तो 1 ये हो गई। तो 18 और 18 36 + 1 ये हो गए 37। तो 37 टोटल जो है छात्र है क्लास में। सेकंड नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था वो बताना है। तो अस्मिता विद्यालय में एक मीटिंग थी, वो कितने बजे पहुंची? 8:30 से 15 मिनट पहले, यानी कि वो पहुंच गई 8:15 पर। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा, वो उसके साथ जो काम करता था उससे आधा घंटा पहले पहुंची थी। तो वो आधा घंटा और लेट आया था, यानी कि वो 30 मिनट लेट आया था। तो वो 30 मिनट लेट आया था तो वो आया था 8:45 पर, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। तो 8:45 पर वो पहुंचा था और 40 मिनट वो क्या था? लेट। तो 40 मिनट इसमें से हम माइनस कर देंगे, ये हो गया 8:05। तो जो हमारा गोष्ठी का टाइम था, जो हमारा मीटिंग का टाइम था वो 8:05 AM
फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है, इसके अंकों का योग 9 है, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है, संख्या क्या है। तो एक संख्या है वो 100 का आधा यानी कि 50, तो 50 से ज़्यादा है, यह 6 दहाई से अधिक, 6 और दहाई यानी कि 60 से अधिक और 8 दहाई से कम और 80 से कम है, यानी कि 60 और 80 के बीच में हुई, इसके अंकों का योग 9 है। तो यहाँ ऑप्शन में चेक करो कि किसके अंकों का योग 9 है और कौन 60 और 80 के बीच में है। तो देखिए 81 ये 80 से बड़ा हो गया तो ये तो नहीं होगा, 54 ये 60 से कम है, ये भी नहीं होगा क्योंकि 60 और 80 के बीच में देखना है, 63 60 और 80 के बीच में है और अंकों का योग भी 9 है, ठीक है। 72 7 और 2 9, अंकों का योग 9 है और 60 और 80 के बीच में है, तो ये भी हो सकता है। तो आगे उसने क्या बोला है, इसका दहाई का अंक यानी कि ये इकाई और ये दहाई, दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है। तो इसमें देखिए दहाई का अंक ये है और इकाई के अंक का दुगना, तो 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 होना चाहिए था तब सही होता, लेकिन 4 यहाँ पर होता तो इसके अंकों का योग 9 नहीं होता। ये देखिए 6 और 3 9 और इसके दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है, 3 दूनी 6, तो राइट ऑप्शन हमारा सेकंड नंबर का हो जाएगा 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें नीचे दी गई है। क्रेयॉन का एक पैकेट कितने रुपए का आता है, 15 रुपये 50 पैसे का। पेंसिलों का एक पैकेट 14 रुपये का। स्केच पेन का एक पैकेट 22 रुपये का, 22.50। एक कैंची 17 की, एक रबड़ 2 का, चमकीले कागज़ की एक परत 2.5 रुपये की, सजावटी स्टिकर का एक पैक 5 रुपये का। तो सोहेल ने क्या किया, एक पैकेट क्रेयॉन, तो क्रेयॉन कितने रुपए का था, क्रेयॉन का एक पैकेट है 15 रुपये और 50 पैसे का। उसके बाद 2 पैकेट पेंसिल, पेंसिलों का एक पैकेट 14 रुपये का है, दो पैकेट कितने के हो गए, 28 रुपये के। उसके बाद एक पैकेट स्केच पेन का, स्केच पेन का एक पैकेट है 22 रुपये और 50 पैसे। फिर क्या लिया है उसने, एक कैंची, तो एक कैंची है 17 रुपये की। फिर उसके बाद चमकीले कागज़ की 5 सीटें, चमकीले कागज़ की एक सीट है 2.5 रुपये की, तो 5 सीट कितने रुपए की हो गई, 12 रुपये और 50 पैसे की। उसके बाद एक पैकेट सजावटी स्टिकर, सजावटी स्टिकर का एक पैकेट कितने रुपए का है, 5 रुपये का। स्टिकर खरीद दे, ये चीज़ उसने क्या की है, खरीदी। उसको कितना भुगतान करना पड़ा, तो इन सबका टोटल कर लेंगे, उसको इतना भुगतान करना पड़ेगा। 0 0 यहाँ पर 0, 5 और 5 10, 10 और 5 15 और 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 और 7 22, 22 और 2 24, 24 और 5 29 और 1 हासिल का 30। तो 1 2 2 2 4 4 2 6 7 और 3 10, यानी कि उसको 100 रुपये और 50 पैसे, थर्ड नंबर का ऑप्शन सही होगा, 100 रुपये 50 पैसे उसे दुकानदार को देने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 घंटे पर चलती है, यानी कि 23:40 पर चलती है, और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना होगा, तो वो क्या करती है, 30 मई को चलती है 23:40 पर, यानी कि 24 बजने में कितनी मिनट बची हुई है, 20 मिनट। तो ये 20 मिनट हमारी हो गई 30 मई की। उसके बाद 31 मई, 31 मई को वो पूरे दिन चली है, तो यहाँ पर 24 घंटे हो गए पूरे दिन के। फिर 1 जून को, 1
जून को वो 5:15 पर पहुंची है। तो ये 5:15 ये क्या हो गई 1 जून की। तो टोटल देखो कितना हो गया 24 इसका, 5 घंटे 15 मिनट इसकी और 20 मिनट कितनी 30 मई की। तो यहाँ 0। अब इनका टोटल करेंगे 5 3 5 और 4 9 और 2। तो ये हो गया हमारा 29 घंटे और 35 मिनट। तो ऑप्शन में देखिए 29 घंटे 35 मिनट, सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या क्या होगी। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें इसे ऑप्शन से ही सोल्व करना है ना। तो इसमें देखो 100वें स्थान का अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हो गया 6 100वें स्थान का। तो ये क्या है 10,000वें स्थान के अंक का 3/4। 10,000वां कौन सा है 8, इसका क्या है 3/4। तो 8 का अगर हम 3/4 करें तो 4 दूनी 8 2 तिया 6, तो 6 आ रहा है, ये सही है। यहाँ तक ठीक है फर्स्ट ऑप्शन में। उसके बाद देखिए और 10वें स्थान का अंक, 10वां ये है 4, 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 100वां स्थान है 6, इसका क्या है 2/3। तो 3 दूनी 6 2 दूनी 4, तो 4 सही है कि 100वें स्थान का 2/3 है। कौन सा 10वां स्थान। तो यहाँ तक तो फर्स्ट ऑप्शन में सही है। आगे देखिए 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। 10वें स्थान का जो अंक है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है 2, और 2 का वर्ग 2 दूनी 4, तो 4 आ रहा है, ये भी सही है। फिर इसके बाद क्या बोला है और 1000वें स्थान का अंक, 1000वें यानी कि 7 का अंक एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। एक अंक वाली सबसे बड़ी, ये भी सही है क्योंकि 7 के बाद क्या आता है 11, और 11 हो गई 2 अंकों की। इसने पूछा क्या है 1 अंकों की, तो ये भी सही है। और यदि इकाई का स्थान का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या हो तो इकाई का क्या है 9, तो 9 क्या है सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या, ये भी सही है क्योंकि इसके बाद हमारा आ जाएगा 9 के बाद 10 और फिर 11, तो ये भी सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारी सारी कंडीशंस अप्लाई हो रही है, फर्स्ट नंबर का ऑप्शन हमारा राइट होगा। आपको क्या करना है जैसा जैसा बोले वैसा वैसा करके देखना है। जहाँ पर आपको लगे कि ये गलत आ रहा है, ये इसके हिसाब से सही नहीं आ रहा, उसके बाद आप दूसरे ऑप्शन पे चले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा। यानी कि हमें सबसे पहले इनका योग करना है। तो 8,008, 8,088 और 8,808 इनको हमें जोड़ना है। 8 और 8 16, 16 और 8 24, 8 और 2 10, 8 और 1 9, 8 और 8 24, 8 और 8 16, 16 और 8 24, तो ये हो गया हमारा 24,904। तो इसमें हम क्या घटाए कि हमें 17,863 मिले, तो हम इसमें से 17,863 कर देंगे माइनस। 4 में से 3 गया 1, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर 8 में से 8 गया 0 और 14 में से 7 गया तो 7, यहाँ 0, तो 7,041 अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा 17,863। तो हमारा आंसर आएगा 7,041, थर्ड नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग के द्वारा
50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। तो मग की धारिता हमें बतानी है। एक 16 लीटर की बाल्टी है, वो फुल भरी है पानी से, उसको एक मग लेना है और 50 बार उस मग से अगर हम पानी निकालेंगे उस बाल्टी से तो वो बाल्टी बिल्कुल खाली हो जाएगी। तो हमें आंसर दे रखा है मिलीलीटर में, तो हमें 16 लीटर को पहले मिलीलीटर में चेंज करना है। तो 16 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे? 16,000, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 16 लीटर में 16,000 मिलीलीटर हो जाएंगे। अब हमें निकालना है मग की धारिता। तो मग की धारिता निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बाल्टी की धारिता बटे जितनी बार मग से पानी निकाला है वो क्या कर देंगे हम डिवाइड में, यहाँ से काट देंगे इसको। 5 या 15, 5 दूनी 10, 0, यहाँ आ जाएगा 320 मिलीलीटर। जो वो मग है जिससे हमने पानी निकाला है उसकी धारिता क्या आ गई हमारी? 320 मिलीलीटर। 4th नंबर का ऑप्शन हमारा राइट होगा। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपये किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? तो हमें क्या करना है, वो 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपये भाड़ा ले रहा है, तो 2 किलोमीटर तो उसने तय किया है और 50 रुपये उसने भाड़ा भी दे दिया। तो और टोटल कितना किराया दिया है उसने? 258। तो 258 में से 50 रुपये 2 किलोमीटर के कर देंगे, इसमें से हम माइनस, तो यहाँ हो गया 802। अब 50 रुपये माइनस करने के बाद 2 किलोमीटर के उसके पास रुपए है 208 देने के लिए। तो उसने बोला है 16 रुपये प्रति किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर का कितना है? 16 रुपये। 16 रुपये है 1 किलोमीटर का, तो 1 रुपये कितने किलोमीटर का होगा? 1/16 और 208 रुपये होंगे 1/16 गुणा 208। तो हम इसको काटेंगे 16 से, 16 एकम 16 और 16 × 48, यहाँ पर हो गए हमारे 13 किलोमीटर। लेकिन 13 किलोमीटर कौन से है? ये 2 किलोमीटर के बाद के, क्योंकि 2 किलोमीटर का हमने यहाँ पर पहले ही 50 रुपये दे दिए थे। तो 13 और प्लस 2 किलोमीटर, टोटल किलोमीटर हो गए हमारे 15 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? उसके घर से रेलवे स्टेशन तक 15 किलोमीटर। 3rd नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। यहाँ मारिया के अंक है, यहाँ पर शहनाज के अंक है। तो अंग्रेजी विषय में मारिया के 74, शहनाज के 81, गणित में मारिया के 88, शहनाज के 78, सामाजिक विज्ञान में मारिया के 65, शहनाज के 77, हिंदी में मारिया के 73, शहनाज के 72 और विज्ञान में 90 और 82। तो ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। भाषाओं को छोड़कर, यानी कि अंग्रेजी और हिंदी को छोड़कर, मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। बाकी में देखिए मारिया के 88, 78 यहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में 65, 77, तो इसमें तो इससे कम है। और इसने बोला है प्रत्येक विषय में मारिया के क्या है? शहनाज से अधिक, तो ये हो गया हमारा गलत। नेक्स्ट है मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो हमें अब टोटल विषय देखने हैं और ये देखना है कि मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में, तो यहाँ कम है मारिया के, यहाँ पर मारिया के ज़्यादा है, तो 1, यहाँ पर मारिया के क्या है? कम है, यहाँ पर मारिया के ज़्यादा है और यहाँ पर भी मारिया के कम है। तो यहाँ पर 3 विषय में ज़्यादा लिया है, इसने बोला है केवल 2 में, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद गणित और विज्ञान में, यहाँ पर हम इसको इरेज कर लेते हैं पहले। नेक्स्ट बोला है गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक। गणित और विज्ञान में
शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक है। किसके? शहनाज के अधिक बता रहा है। तो यहाँ पर गणित में शहनाज के हैं 78 और विज्ञान में है शहनाज के 82। उसके बाद मारिया के है 88 और विज्ञान में है 90। तो यहाँ पर हो गया 8 और यहाँ हो गया 17। 8 और 2 10 और ये 16। तो शहनाज के हो गए 160 और मारिया के हो गए 178। लेकिन इसने बोला क्या है कि शहनाज के ज़्यादा है, तो ये भी गलत हो गया। तो मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आप इनको करके देख लीजिए, इनका टोटल कीजिए, फिर इनका टोटल कीजिए, दोनों का सेम आएगा। तो 4th नंबर का ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? वांछनीय यानी कि डिजायरेबल, जरूरी है। भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले ओपन एंडेड प्रश्नों से बचना चाहिए। संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा सेकंड कि संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। हमें किसी भी रूप से बच्चे को क्या करना चाहिए? प्रेरित करते रहना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए, अच्छा करने के लिए हमें उनको प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। तो यही एक पॉजिटिव हमारा ऑप्शन है और यही हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। ए है, उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है? बी क्वेश्चन है, उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। सी है, 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। डी है, आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। तो यहाँ हम ऑप्शन पढ़ते हैं आंसर्स के। ए और बी बंद सिरे के प्रश्न हैं। ए और बी बंद सिरे के प्रश्न हैं और सी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। तो ए और बी, तो देखिए ए तो है बंद सिरे वाला लेकिन बी नहीं है, क्योंकि संख्याएं बहुत सारी हो सकती है और संख्याओं का जरूरी नहीं है उनका सभी संख्याओं का माध्यक क्या आए? 4 आए। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि संख्याएं अनलिमिटेड है, संख्याएं कम नहीं है, बहुत सारी है। तो ये हो गया ओपन, ये क्लोज नहीं है। उसके बाद ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ए, बी और सी बंद सिरे वाले हैं, तो ये बी तो हमारा हो गया ओपन, तो ये वाला तो वैसे ही गलत हो गया। ए बंद सिरे वाला प्रश्न है, हाँ ए बंद सिरे वाला है, और बी, सी और डी मुक्त सिरे वाले हैं। तो बी तो मुक्त सिरे का है, लेकिन सी 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। तो 0 से 8 ये फिक्स संख्या है, इनके बीच में आप कभी भी अभाज्य संख्या निकाल लीजिए, किसी से भी निकलवा लीजिए, सेम ही आएगी, क्योंकि संख्या क्या हो गई? फिक्स। तो ये हमारा ओपन नहीं क्लोज एंडेड है। उसके बाद ये भी गलत हो गया। ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं। ए और सी बंद सिरे वाले हैं, बी व डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। 4th नंबर का ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? गणित का हम शिक्षण अधिगम करा रहे हैं, तो उसमें से सबसे कम प्रभावशाली क्या है वो बताना है। फर्स्ट है प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना, मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। तो इसमें हमें राइट ऑप्शन देना है जो सबसे कम प्रभावशाली है। तो 4th नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा कि छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल करके देना। अगर छात्र ने कोई गलती कर दी, कोई क्वेश्चन गलत कर दिया, तो हम क्या कर रहे हैं कि उसका पूरा आंसर लिख के और उसको दे रहे हैं कि इसका आंसर ये है, आपने गलत किया है। तो वो गलत है, क्योंकि उसके बाद वो क्या करेगा? वो कोशिश ही नहीं करेगा।
फिर गलती करेगा, आप फिर उसको पूरा आंसर लिख के दे देंगे, फिर गलती करेगा, वो बार बार करेगा, वो सीखने की कोशिश नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, सिर्फ उसको थोड़ा सा सहारा देना है, थोड़ी सी हेल्प करनी है, ताकि वो पूरा क्वेश्चन खुद करे। जब तक वो खुद नहीं करेगा तब तक वो नहीं सीखेगा। तो 4th नंबर का ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होगा, ये सबसे कम प्रभावशाली है। नेक्स्ट है, रोहित ने अनुभव किया कि एक वर्ग, एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? स्तर 0 पहचानना, स्तर 1 विश्लेषण, स्तर 2 संबंध, स्तर 3 निगमन। तो रोहित क्या अनुभव कर रहा है कि एक वर्ग है हमारे पास, और ये क्या है, एक समचतुर्भुज भी है और क्या है, एक आयत भी है। वो ऐसा अनुभव कर रहा है। तो वो वैन हिल के कौन से चरण में आता है? तो देखिए, पहचानना नहीं, वो पहचान नहीं रहा, विश्लेषण भी नहीं कर रहा, निगमन भी नहीं कर रहा, संबंध स्थापित कर रहा है। वो क्या कर रहा है, एक वर्ग और एक समचतुर्भुज और एक आयत, इन तीनों में संबंध देख रहा है कि ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, इन तीनों में क्या संबंध है, क्या ये एक ही है या फिर अलग अलग है। तो इसमें 3rd नंबर का ऑप्शन हमारा राइट होगा, स्तर 2। वो कौन से चरण में है? 2nd चरण में है, जो कि किसका है? संबंध का। तो यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चन मैथ के कंप्लीट हो गए हैं, और जो बचे हुए 15 क्वेश्चन है वो हम अपने नेक्स्ट की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम आपके पेपर तक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सोल्व कराने की कोशिश करेंगे। और अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर करना, ताकि उनको भी हेल्प हो सके, उनका भी पेपर अच्छा जा सके। थैंक यू।